नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की वो तमाम खबरें बताएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है और ग्राउंड जीरो से हमारे हर संवाददाता देंगे आपको हर एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और सबसे पहली खबर, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार बेहद सजग हो गई है और नई गाइडलाइंस भी सरकार की ओर से जारी की गई हैं। कौन सी है वो नई गाइडलाइंस, बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 1 जनवरी 2023 से 6 देशों से आने वाले व्यक्तियों को अब आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है। उन 6 देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर शामिल है। बता दें कि इससे एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के सूत्रों से खबर मिली थी कि आने वाले 40 से 45 दिन भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं आज एक बार मनसुख मंडाविया ने यह बता दिया कि 6 देशों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद। उधर राजधानी लखनऊ में कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद सरकार ने इसकी जांच फीस तय कर दी है। बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। कोरोना वायरस के वेरिएंट को देखते हुए तमाम जहां सरकार अलर्ट है, तो वहीं आपको बता दें जिस तरीके से लोग यहां पर सैंपल कराने के लिए लोग घरों पे जो बुलाते हैं लैब सैंपल करता को, तो उसकी फीस जो है बढ़ाने की जो बात है यहां पर कर दी गई है। 900 रुपये घर पे जो सैंपल लेने के लिए आएंगे उनके 900 रुपये की फीस की वृद्धि की गई है। वहीं साथ आपको बता दें जो लैब सैंपल कराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 700 रुपये की वृद्धि की गई है। और साथ ही उस तरीके से जो कोरोना वायरस का जो वेरियंट नया आया है तो उसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम लैब को जो है संचालित कर दिया गया है कि जिस तरीके से 900 रुपये जो है घर से अपना सैंपल टेस्ट कराएंगे तो उसमें 900 रुपये देने होंगे, लेकिन जिस तरीके से जो लैब पे जो जाएंगे तो वो 700 रुपये देंगे। साथ ही उसके बाद में जो वृद्धि है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। और साथ आपको बता दें कि 1200 रुपये का जो सैंपल यहाँ पर कराया जाता था वो 1250 रुपये में सैंपल होगा, लेकिन उसके बाद में 2250 रुपये का जो दूसरा सैंपल है जो घर पे बुला के कराते हैं वो 2250 रुपये का होगा। साथ ही उसी को देखते हुए यहाँ पर जो सैंपल जो रिपोर्ट है कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें तो पूरी तरीके से सख्ती का पालन भी जो है सरकार कर रही है। साथ सभी को दिशा निर्देश भी दे दिए गए। तमाम मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और सभी नोडल अधिकारियों को वहाँ पर तैनात कर दिया गया। साथ ही उसमें कहा गया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो केस बढ़ रहे हैं इनकी किस तरीके से रोकथाम की जाए, किस तरीके से इनको रोका जाए, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। साथ ही उसी को देखते हुए साफ साफ सभी को दिशा निर्देश दिए। सभी लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके जो लैब टेस्ट कराने के लिए लोग अपने घर पे सैंपल लेने के लिए बुलाते थे तो उसका 900 रुपये रहेगा और साथ ही जो लैब में टेस्ट कराया जाएगा वो 700 रुपये की वृद्धि बताई है। साथ ही उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार एक्शन में तमाम अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया और साथ ही ये भी कहा है कि यदि कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या कोई भी ऐसे हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज लेते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सेंकी के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर आगरा में विदेशी पर्यटक ने कैसे उड़ाए स्वास्थ्य विभाग की होश, बता रहे हमारे संवाददाता मयंक त्यागी। चीन की दस्तक कहीं ना कहीं आगरा को भी अछूते नहीं छोड़ रही, यानी कि कोरोना धीमे धीमे ताजमहल के पर्यटकों से सीधे सीधे तौर पर संपर्क बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामला अर्जेंटीना से आए विदेशी युवक का है जो कि 26 दिसंबर को ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचा। जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे का जो प्रोसीजर है उसमें जांच कराई गई, लेकिन जांच जो है एक दिन बाद एसएन मेडिकल पहुंची, युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। जब ताजमहल का दीदार करने के लिए जब जाते हैं तो विदेशी पर्यटकों से सारी डिटेल ली जाती है, लेकिन डिटेल में निकला मोबाइल नंबर फर्जी निकला है जो कि पंजाब के नाम से है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य महकमा लगातार एम्बेसी और होटल संचालकों से विदेशी पर्यटक यानी कि अर्जेंटीना के उस युवक की तलाश में जुट गई है, जहां कहीं ना कहीं उस युवक की तलाश कर कोरोना की दस्तक पर कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल कि स्वास्थ्य महकमे की ये लापरवाही कहीं ना कहीं आगरा के लिए भारी तो नहीं पड़ रही। देखने की ये बात है अर्जेंटीना का युवक इस समय कहाँ है, किस तरीके से है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार उस युवक को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। तो क्या चुनाव के लिए अब प्रवासी वोटरों को अपने गृह राज्य जाने की जरूरत वाकई में नहीं पड़ेगी? चुनाव आयोग की आखिर वो कौन सी स्कीम है जिससे वोटरों को अपने घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? वोटर जहां है वहां से ही मतदान कर सकते हैं, बता रहे हमारे संवाददाता दिनकर आनंद।
चुनाव आयोग अब घरेलू वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब वोट के दिनों में जो प्रवासी वोटर्स हैं उनको अपने गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि चुनाव आयोग अब रिमोट कंट्रोल वोटिंग सिस्टम चालू करने जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार इस 16 जनवरी को सभी पार्टियों को चुनाव आयोग ने न्योता दिया है कि आइए और यहाँ पे आकर हमारा लाइव डेमो देखिए। डेमो देखने के बाद सारी पार्टियां तय करेंगी कि इसे क्या लागू किया जाए या नहीं किया जाए। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और इसी दौरान हाल ही में लापरवाही बरतने पर कुछ अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है। आखिर किन किन जिलों के अधिकारियों पर गिरी है गाज, बता रहे हमारे सहयोगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज डेली जनता दरबार लगाते हैं, जनता की सुनवाई करते हैं। अपने जनता दरबार में साथ सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से जो पोर्टल पे जो सुनवाई की जाती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोर्टल पे सुनवाई करने के लिए जो तमाम अधिकारी वहां पर लगे रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की एक चूक यहाँ पर पाई है, 24 जिले के अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे। 24 जिलों में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है कि जिस तरीके से पोर्टल पे जन सुनवाई जो केंद्र पोर्टल है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो है लोग वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है अब योगी आदित्यनाथ जो है सख्ती का पालन करेंगे और साथ ही उन अधिकारियों के जो है दिशा निर्देश भी दे चुके थे। लेकिन उसके बाद में जब जन सुनवाई पोर्टल पे जो समस्या लोगों की रहती है, उस जन समस्या को समाधान नहीं किया जा रहा, तो ऐसी जो शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ सभी को अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया कि इस तरीके जो पोर्टल पे जो जन सुनवाई की जो शिकायत लोग करते हैं उनकी क्यों सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। साथ ही उसमें 24 जिलों को जो है लोगों से जो है वार्तालाप करने की बात भी कही। कुछ लोगों के तो उनमें मोबाइल नंबर जो फीड कराए जाते हैं वो भी गलत बताए जा रहे हैं। साथ ही उसी के साथ साथ जिस तरीके 24 जिले यहाँ पर है, सहारनपुर, एटा, बिजनौर, अलीगढ़, तमाम ऐसे जिले यहाँ पर दिए गए थे। उन जिलों के अंदर जो अभी तक किसी शिकायत करता रहते हैं उनकी जो समस्या का समाधान नहीं किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज डेली जनता दरबार लगाते हैं, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। अब देखना यही होगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कितनी जल्दी योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने जा रहे हैं। कैमरामैन सैंकी के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के कन्नौज अस्पताल का देर रात सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कौन कौन सी खामियां आखिर उन्हें मिली, बता रहे हैं शुभम कटियार। कन्नौज जिला अस्पताल सीएमएस शक्ति बसु ने देर रात अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां जरूर देखने को मिली, तो सीएमएस ने महकैतों की जमकर फटकार लगाई। वहीं पूरे मामले अगर देखा जाए, जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अभी 2 दिन पहले वार्डों में कुत्ता घूमने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद जब मामला पूरा संज्ञान में सीएमएस के आया, तो आज देर रात रजाई छोड़ सीएमएस ठंड में औचक निरीक्षण करने निकल पड़े। औचक निरीक्षण के दौरान उनको कई खामियां नजर आई, महकैतों की जमकर फटकार लगाई। वहीं सीएमएस ने कहा है कि ठंड के चलते मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। मरीजों के लिए समुचित व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में कराई जाएंगी। वहीं उन्होंने रैन बसेरा व अलाव का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पे मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएस ने कहा है कि आने वाले मरीज व तीमारदारों को ठंड में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शुभम कटियार, इंडिया वॉइस, कन्नौज। उधर अमरोहा के गजरौला में कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा कौन सा अटल बिहारी वाजपेयी पर विवादित बयान दे दिया जिसके चलते सियासी पारा हाई हो गया है, बता रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश की आज़ादी में अटल बिहारी वाजपेयी का कोई योगदान नहीं है, ना ही आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता का देश की आज़ादी में योगदान है। देश की आज़ादी में सिर्फ गांधी का ही योगदान है, जिसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। अमरोहा के गजरौला में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेते हुए मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल में कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने जो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अंग्रेजों के जासूस हैं। उस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि देश की आज़ादी में अटल बिहारी वाजपेयी का कोई योगदान नहीं रहा है, जहां पर उन्होंने बताते हुए कहा कि देश की आज़ादी में सिर्फ कांग्रेस का योगदान रहा है, गांधी का योगदान रहा है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में राहुल गांधी आते हैं। साथ ही उन्होंने बताते हुए कहा कि बीजेपी को दुनिया में एक ही शख्स से डर लगता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। उन्होंने बताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपार समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने 2024 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उधर अलीगढ़ में मैक्स गाड़ी ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोगों को जान गंवानी पड़ गई। खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर ने।
परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरी घटना थाना अतरौली क्षेत्र के महमदपुरा गांव की है, जहां पर एक बाइक सवार व्यक्ति अपनी मां व मामा के साथ अपने मौसा को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में देखने के बाद गांव वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक अनियंत्रित मैक्स गाड़ी आई और उसने जोरदार टक्कर दी। टक्कर के बाद में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए, पुलिस को सूचना दी गई और उन्हें तत्काल जो है सरकारी अस्पताल दीनदयाल लाया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां तीनों ही लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में पुलिस ने परिजनों को सब सौंप दिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इससे परिवार और गाँव में कोहराम मच गया। मृतक शीलेंद्र जो है थाना हरद्वार क्षेत्र के गाँव पिलकना का रहने वाला बताया जाता है और वह महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा था, जबकि वो 15 दिन पहले अपने गांव आया था क्योंकि उसके एक बेटा पैदा हुआ था। मृतक शीलेंद्र का बेटा 15 दिन का बेटा है और उसके परिवार में बेटे के अलावा उसकी 2 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष और 4 वर्ष बताई जाती है। इस पूरे घटना से पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे गाँव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस के लिए कैमरा पर्सन सौरभ उपाध्याय के साथ। और इधर बुलंदशहर में बंदूक की नोक पर डेयरी कर्मचारियों से लूट के मामले में आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। बुलंदशहर पुलिस ने खुर्जा में हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,20,000 रुपये बरामद किए हैं। दरअसल बुलंदशहर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में एक डेयरी की गाड़ी से 1,20,000 रुपये की खुर्जा क्षेत्र में लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों की धरपकड़ की गई, जिसमें खुलासा करते हुए आज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके निशानदेही से तमंचा, कारतूस और 1,20,000 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने बताया है इस मामले में और कौन कौन लोग इसमें गैंग में शामिल हैं और कहां इन लोगों ने लूट की है, इस बात की भी जांच की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उधर हमीरपुर में सराफा दुकान में चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। कोतवाली क्षेत्र के सुभाष बाजार सूफीगंज चौराहे पर 2 दिन पहले हुई घटना को लेकर कल रात में मुठभेड़ हुई थी बदमाशों से। इसके बाद आज बीती रात बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद 2 बदमाशों को पैरों पर गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने सदर अस्पताल पर भर्ती कराया। इसके बाद जो बदमाश घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद एक बदमाश अब भी फरार चल रहा है, जिसको पुलिस तलाश कर रही है और 5 टीमें गठित की गई हैं, जिनको पुलिस दबिश दे रही है हर ठिकानों पर। और अभी तक उस बदमाश की फिराक नहीं लग पाई पुलिस को कि कहाँ है वो, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुई है और गश्ती कर रही है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। उधर हरिद्वार में पुलिस ने भर्ती सेंटर का भांडाफोड़ किया है। क्या था ये भर्ती सेंटर और क्या कुछ इस भर्ती सेंटर में होता था, बता रहे हमारे सहयोगी विकास चौहान। हरिद्वार पुलिस ने लक्सर क्षेत्र से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि उनके द्वारा युवकों को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और फर्जी नियुक्ति पत्र उनके द्वारा दिए जा रहे थे, जिनके पास से नियुक्ति पत्र और करीबन 90,000 रुपये की नकदी और कई अन्य सामान भी बरामद हुआ है। साथ ही उनके पास से आर्मी की ड्रेस और पुलिस की ड्रेस भी बरामद हुई हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं 2 युवकों को अपने यहाँ नौकरी पर भी रखा था, जो आर्मी की ड्रेस में बाकायदा उनके साथ रहते थे, ताकि युवकों को उन पर शक न हो। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जल्द ही पुलिस उसको भी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। क्या आप भी अपना नया साल मसूरी में सेलिब्रेट करना चाहते हैं? क्या आपके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? अगर चल रही है तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड के जितने पर्यटक स्थल हैं सभी पर्यटक स्थल में फुल चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में देहरादून के निकट जो सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है मसूरी, वहां के लिए सैलानियों को खास हिदायतें दी जा रही है। यानी सैलानी जो मसूरी आना चाहते हैं नए साल मनाने के लिए, उन्हें सबसे पहले अपना होटल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
यानी अगर उनके पास होटल की बुकिंग नहीं है तो फिर वो नए साल के तौर पर मसूरी नहीं आ सकते हैं और वहाँ रुकने की उन्हें इजाज़त नहीं होगी। ये सिर्फ एहतियात के तौर पर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लिया गया निर्णय है, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि जो पर्यटक यहाँ पर आए उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसीलिए पहले से ही पर्यटकों को एडवांस में बुकिंग करने के लिए कहा गया है, ताकि वो नए साल का जो उनका जश्न है उस पर किसी प्रकार से खलल ना पड़ सके। ऐसे में कोविड के जो नियम हैं उन नियमों का भी उन्हें पालन यहाँ पर करना होगा। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए पाबंदियां भी हैं, लेकिन साथ ही उनके जश्न में किसी प्रकार खलल ना हो उसके लिए एहतियात के तौर पर उन्हें सावधान रहने की भी जरूरत है। कैमरामैन हसुनियाल के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। रायबरेली में आखिर क्यों स्टाम्प बाबुओं ने लाखों रुपए के स्टाम्प चोरी की वारदात को अंजाम दिया, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव इन दिनों लगातार एक्शन मोड में दिख रही हैं। आपको बता दें, लगातार इनके एक्शन मोड से कर्मचारियों व अधीनस्थ अधिकारियों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। ताज़ा मामला रायबरेली जिले का ऐसा आया है जिसमें 8,65,000 रुपए का रिश्वतखोरों के माध्यम से जिम्मेदारों ने सरकार के राजस्व को चूना लगाया है, जिसकी खामी को पकड़ते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कार्यवाही करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि तत्काल 8,65,000 रुपए सरकार के कोष में जमा कराकर उसकी भरपाई की जाए। ऐसा न करने की दशा में कार्यवाही करने के जिम्मेदारों को निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें, इस छापेमारी के बाद ये अगर कहा जाए तो इन कार्यवाहियों के बाद जिलाधिकारी जो एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही, इसके बाद जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं उनमें भी हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। तो इस तरह की लगातार कार्यवाही के बाद जिलाधिकारी सुर्खियां पटोरती हुई तो दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उनके कार्य की लोगों में प्रशंसा भी की जा रही है। वहीं आने जाने वाले लोग जो फरियादी हैं उनकी भी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से जिलाधिकारी लगातार सरकारी मंसूबों पर कार्य करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो 8,65,000 रुपए के स्टाम्प चोरी का मामला आया है, इस पर जो जिम्मेदार कर्मचारी और मातहत है वो किस तरह से सरकारी राजस्व को पूरा करेंगे और जिलाधिकारी के निर्देश का निर्वहन करेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वाइस, रायबरेली। यूपी के जालौन के एक प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए कीमत की अष्टधातु की मूर्ति पर आखिर किसने किया हाथ साफ, खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी विष्णु पांडे ने। जालौन में एक बार चोरों ने फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मरगाया में स्थित एक प्राचीन मंदिर में चोरों ने निशाना बनाते हुए वहां पर राम, जानकी व लक्ष्मण की रखी वर्षों पुरानी अष्टधातु की मूर्ति को चोरी किया गया है। वहीं जब मंदिर का पुजारी सुबह जागा तो उसने मंदिर के ताले टूटे हुए पाए और मंदिर के अंदर रखी राम, जानकी व लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्ति गायब दिखी। जैसे ही धीरे धीरे यह घटना ग्रामीणों को लगी तो भारी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में पहुंचे और उनके होश उड़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुजारी के साथ इसकी सूचना पुलिस को दी है। वहीं जैसे ही पुलिस महकमे को प्राचीन राम, जानकी मंदिर से चोरी की घटना प्राप्त हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में डीएसपी कालपी सहित कदौरा कोतवाल मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं जहां चोरों के द्वारा प्राचीन राम, जानकी मंदिर में चोरी की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। उधर उत्तराखंड में नए साल के स्वागत के लिए मौसम विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी किया है। कौन सा है वो नया अलर्ट, बता रहे हमारे सहयोगी अभय केतुरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था 29-30 तारीख के मौसम बदलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ इस दौरान सक्रिय नहीं रह पाए तो ठंड की बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड के जितने हिली चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, नैनीताल हो, देहरादून हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, वहाँ पर ऊंचाई वाली जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई थी। इसके अलावा मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। देहरादून में भी ये कह सकते हैं कि मौसम के शुष्क रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई थी। सुबह से ही आज ये कह सकते हैं पूरे प्रदेश भर में जो मौसम है वो आज बादल भरा मौसम यहाँ नज़र आ रहा है। धूप का कहीं असर नहीं है और ऐसे में संभावनाएं आज शाम तक बारिश की भी नज़र आ रही है।
उत्तराखंड में लगातार मौसम बदल रहा है। ये बदलता हुआ मौसम उत्तराखंड में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आ रहा है, क्योंकि नए साल का वक्त है और नए साल की तैयारियों में जो लोग जुटे हुए हैं, जो सैलानी यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें बर्फबारी देखने का भी सौभाग्य हमें मिल सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने लगातार जो अपनी भविष्यवाणियाँ दी थी वो सच साबित होने नजर आ रही है और नए वर्ष से पहले ही यानी नए वर्ष का स्वागत भी उत्तराखंड में खुशगवार मौसम करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। बर्फबारी और हल्की बारिश के साथ साथ लोगों का स्वागत यहाँ पर हो सकता है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सुरक्षा में चूक के सवालों पर सीआरपीएफ ने अपना जवाब दिया है। बता रही हमारी संवाददाता पूजा झा। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे। वहीं उसको लेकर अब सीआरपीएफ का जवाब आया है। सीआरपीएफ ने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी को सुरक्षा मानकों के हिसाब से पूरी मुहैया कराई गई है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक नहीं की गई। राहुल गांधी ने खुद 113 बार नियमों का उल्लंघन किया है। सुरक्षा घेरे को राहुल गांधी ने खुद तोड़ा है, लेकिन सीआरपीएफ की तरफ से उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जिन राज्यों से यात्रा निकलती है वहां पहले से ही व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाता है। हर तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाता है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इसे लेकर सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें मानकों के हिसाब से पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन उन्होंने खुद कई बार सुरक्षा नियमों को तोड़ा है, उल्लंघन किया है। उनकी तरफ से उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कैमरामैन चैंकी के साथ मैं पूजा झा। केंद्र राज्य सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था। आखिर किसानों की आय वाकई में दोगुनी हुई? बता रहे हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, जिसको लेकर इंडिया वॉइस ने आज किसानों से बात करी। खेत में काम कर रहे किसानों से बात करी तो किसानों की मिलीजुली प्रक्रिया सामने आई। कुछ किसानों ने कहा है, ज़्यादातर किसानों ने कहा है कि जो अब आमदनी है पहले के मुकाबले और अब मुकाबले में वो काफ़ी बढ़ी है, उनकी अच्छी बढ़ी है, और जिसमें कि सरकार के रेट थे उसके भी काफ़ी बढ़े हैं जो मिला है। लेकिन कुछ थोड़े किसान ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि धान और गेहूँ का फसल का जो उनको रेट है वो सरकारी रेट नहीं मिल पाता, वहाँ पर बिचौलिए भावी हैं और मतलब पूरी तरह से उन्हें रेट नहीं मिल पाता। गन्ने का पेमेंट उनका समय पे आ रहा है, गन्ने का पेमेंट भी बढ़ा है, उसको लेकर भी समय पे आ रहा है। तो मिली जुली प्रक्रिया जो है बरेली के किसानों की आई है। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पे आय उनकी दुगनी हुई है, तो कुछ ने कहा है कि उनके जो जानवर हैं, जो आवारा पशु हैं, उनके खेत में उनकी फसल को बर्बाद कर दे रहा है, जिससे उनकी आय पे फर्क पड़ रहा है। इंडिया वॉइस, सनी गोस्वामी, बरेली। देश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश भर में 268 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तो क्या वाकई में जनवरी के महीने में कोरोना की चौथी लहर आएगी? बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। चीन में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के नए वेरिएंट से चीन में हालात फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में अभी स्थिति कंट्रोल में है। लगातार सरकार द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। नई गाइडलाइन जारी की गई है राज्यों को केंद्र की तरफ से। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी संक्रमण दर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर अभी से उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। सभी जो निजी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं प्रदेश के, सभी को गाइडलाइन जारी की गई है कि वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए, साथ ही छात्र छात्राओं के लिए, साथ ही प्रबंधकों को और स्कूल संचालकों को आदेश जारी किए गए हैं कि वो स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, कोविड संबंधी जितने भी मानक हैं उन सभी का पालन कराया जाए स्कूल में। इस तरीके के आदेश दिए गए हैं। वहीं देश भर में कोरोना की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 286 मरीज सामने आए हैं। नए 286 मरीजों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद कोरोना का जो आंकड़ा
भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 268 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,915 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,552 हो गई है। चीन में जहां नए वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है, तो भारत में हालात काबू में है। सरकार लगातार कोशिशों में है कि संक्रमण दर को यहां पर बढ़ने से रोका जाए। इसके लिए सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं हैं और जितने भी जरूरी इंतजाम है वो सभी केंद्र सरकार की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्कता जरूर बरते, क्योंकि सतर्कता और सावधानी ही कोरोना से बचाव है। कैमरामैन चंकी के साथ और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी और ऐसी देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।